प्रॉफिट लॉस की मैंने 2 वीडियो अपलोड करी हैं। बेसिकली तो एक ही वीडियो थी, बट वो 2 पार्ट में अपलोड हुई है। आज प्रॉफिट लॉस के जो स्पेशल क्वेश्चंस है, जो एग्जाम पूछता है और जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि कैसे वन लाइनर अप्रोच में आप कर सकते हो, कैसे आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। प्रॉफिट लॉस का जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो टॉपिक जो मैंने प्रतिशत जितना पढ़ाया है उसी से मिलता जुलता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर है तो। नहीं होगा तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा नहीं होगा तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा, उससे आप कर लेना, ठीक है। वैसे फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, थोड़ा थोड़ा दिमाग सभी में है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से देखते हैं चीज़ों को। सवाल का जो हेडिंग है वो आपने अलग से डाल दिया, इसको वैसे अलग से डालने की आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम में ऐसे तो देने का नहीं कि ये वाला सवाल जो है ऐसा करो भाई, जैसे हेडिंग डलवा दिया, टाइप डलवा दूँ कि टाइप नंबर 5 के तरीके से करो, ऐसा तो देगा नहीं ना। तो सवाल डायरेक्ट आएगा। अब उसकी पहचान क्या है? उसमें पहचान ये है कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया जाएगा और कुछ अन्य वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर वैल्यू दी जाएगी। अब देखो, इसकी भाषा को मैं समझाता हूँ क्या है। आप सपोज करो मार्केट में गए और मार्केट में आपने 15 वस्तु खरीदी। कितनी वस्तु खरीदी बच्चों? 15 वस्तु खरीदी। तो जब आपने 15 वस्तु खरीदी तो 15 वस्तु कुछ रुपए में खरीदी होंगी। 15 वस्तु कुछ रुपए में खरीदी। अब देखो, जो चीज खरीदी जाती है वो क्या होती है? क्रय मूल्य। तो मैं बोल सकता हूं कि मान के चलिए मैंने x रुपए 15 वस्तु खरीदने के लिए दिए, तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ? x रुपए। तो यहीं पर कहा गया है कि जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप आए, आपने अपनी दुकान पर लाकर ये 15 वस्तु रखी। कितने में खरीदी थी? x रुपए में। अब आपने इसी रुपए में, इतने ही रुपए में 15 वस्तु ना बेच के थोड़ी वस्तु महंगी बेची और मान लो 11 वस्तु आपने इतने ही रुपए में बेच दी। 11 वस्तु बेच दी। समझ में आया? आपने 15 वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? x रुपए में। और x रुपए में ही कितनी वस्तु बेची? 11। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है? 11 के। अब मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट और लॉस, ध्यान से सुनना बात, लाभ और हानि का अगर आपको कंपैरिजन करना है और कैसा भी सवाल आपके एग्जाम में आ जाए, आप ध्यान रखना, कभी भी वस्तुओं को कंपेयर नहीं करना, तुलना नहीं करनी। वस्तु की तुलना नहीं करनी, हमेशा रुपए की तुलना करनी है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने जितने रुपए में सामान खरीदा, आप उसकी तुलना बेचे गए रुपए से कर लो। आपने 100 रुपए में सामान खरीदा और उतना ही सामान, सारा सामान आपने 120 रुपए में बेच दिया, तो 20% का क्या हो गया? लाभ हो गया। आपने सामान 100 रुपए में खरीदा और 90 रुपए में सामान बेच दिया, तो 10% का नुकसान हो गया। यानी आप कंपेयर किससे करते हो? आप करते हो कंपेयर रुपए से। तो यहां 15 वस्तु, यहां 11 वस्तु। वस्तुओं का कंपेयर हमें नहीं करना, हमें कंपेयर किसका करना है? रुपए का। लेकिन आप कहोगे तो सर यहां तो रुपए बराबर है, जितने में 15 वस्तु खरीदी उतने में 11 वस्तु बेची। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं उसी को हमें देखना है। आइए मैं इसी एग्जाम्पल को कैसे लिख सकता हूं। सपोज करो मैं इसे क्वेश्चन बना दूं, तो मैं कह सकता हूं 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। 15 वस्तुओं का ये क्या है? क्रय मूल्य। खरीदी, क्रय मूल्य 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यही बात है ना? अरे बताओ भाई, यही बात है? विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां तक ठीक है? अब वो कह रहा है तो बताओ, दुकानदार को या उस व्यक्ति को बताओ, इस सौदे में, इस लेन देन में या इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। समझ में आया? अब देखो बच्चों, इस सवाल को मैं एक तो करूंगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, आपको समझा दूंगा, और जिन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा उनके लिए एक लाइन की ट्रिक क्या है। कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य,
कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, देखो इस लाइन में मैं लिख सकता हूं, पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको। बेटा मैं लिख सकता हूं 15 वस्तु का या वस्तुओं का क्रय मूल्य है ना, 15 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 11 वस्तु का विक्रय मूल्य। यहां तक तो दिया ही है, बार बार ये बात लिख रहे हैं। ठीक है, अब 15 वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, मैं बोल सकता हूं अगर मैं एक वस्तु का क्रय मूल्य मुझे पता हो, एक वस्तु का क्रय मूल्य मुझे पता हो, तो 15 का कितना होगा, गुणा 15। ठीक है जी भाई साहब। और ऐसे ही अगर मैं कह दूं मुझे एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता हो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य मुझे पता हो, तो 11 का कितना होगा, गुणा 11। कोई दिक्कत है, आ जाओ जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 15 को मैं इधर लेके जा रहा हूं 11 के नीचे, और इस वैल्यू को मैं इधर ला रहा हूं। मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य बटे, बोलो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, इधर क्या लिखूंगा 11 और बटे में क्या है 15। यहां से क्या चीज निकल के आई, यहां से दो चीज का अनुपात निकल के आ गया। और अनुपात क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अनुपात का मतलब होता है कि अगर आपने एक वस्तु 11 रुपए में खरीदी तो वही वस्तु कितने रुपए में बेची, 15 रुपए में। अनुपात हमेशा फिक्स होता है। तो यहां से बताओ एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 11, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 15। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि मैंने एक वस्तु 11 रुपए में खरीद कर और वही वस्तु 15 रुपए में बेच दी। अब हम किसका कंपेयर कर रहे हैं, रुपए का, क्योंकि हमारी वस्तु हो गई बराबर। मैंने बताया है कभी भी सवाल में वस्तुओं का कंपैरिजन नहीं होता, हमेशा रुपए का कंपैरिजन होता। तो इस हिसाब से मैंने एक वस्तु 11 रुपए में खरीदी और एक वस्तु 15 रुपए में बेची। तो मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ क्या रुपए का लाभ हुआ, 4 रुपए का। लाभ और हानि किस पर होती है बच्चों, पिछले वीडियो में बताया था, क्रय मूल्य पर। यानी कि 4 11 का कितने प्रतिशत है, तो आपका लाभ होगा, यहां लिख दूं 4/11 इंटू 100%। इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। 1/11 की फ्रैक्शन लेके कर लो, या इसको मल्टीप्लाई कर लिया आपने 400/11, काट दीजिए, 11 तिया 33, 7 70, 11 छंग 66 बचे 4, 4/11, 36 सही 4/11% का लाभ हुआ। समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं इसका आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। शॉर्ट तरीका क्या है, एक लाइन में सवाल पढ़ा आंसर। कैसे है शॉर्ट तरीका, देख लो, यहीं पे बता देता हूं बच्चों। ऐसा सवाल जब भी आएगा आपके सामने कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो देखो हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हुआ क्या, मैं आपको अगर ट्रिक बताऊं, ट्रिक कॉन्सेप्ट से आई है बच्चों। क्रय मूल्य के साइड में क्या वैल्यू लिखी है 15, जो क्रय मूल्य की तरफ लिखा है ना उसको विक्रय मान लो, और जो विक्रय मूल्य की तरफ लिखा है उसको क्रय मान लो। नहीं समझ में आया, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय को क्या मान लो विक्रय, और विक्रय को क्या मान लो क्रय। ये मेरी टैग लाइन है, इस क्वेश्चन को करने में मेरी टैग लाइन है। क्रय विक्रय होता है, विक्रय क्रय होता है, यानी उल्टा होता है। ऐसा क्या होगा जी, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मैंने प्रूफ किया है, ऐसे नहीं कर रहा। देखो क्रय मूल्य की तरफ क्या लिख रहा है 15, 15 मैंने क्या माना है विक्रय, देखो 15 विक्रय आया था कि नहीं आया था। विक्रय की तरफ क्या लिख रहा है 11, 11 मैंने क्या माना क्रय, देखो 11 क्रय आया कि नहीं आया, आया ना। तो मैंने इस सब बातों को हटाकर आपसे डायरेक्ट कह दिया क्रय वाले को विक्रय मानो, विक्रय वाले को क्रय मानो। तो क्रय मूल्य अब कितना हो गया 11, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 15। सवाल खत्म हो गया, 11 का सामान 15 में बिका, 4 का फायदा 11 पर, आंसर वो आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय को मानोगे विक्रय और विक्रय को मानोगे क्रय, आपका आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। बोलो, ये सवाल कई और तरीके से भी हो सकता है, समझ में आ रहा है।
हो सकता है आप 10 टीचर्स को फॉलो करें। देखिए मैं एक बात बड़ी गंभीरता के साथ आपको बता दूं, एक से एक शानदार टीचर, एक से एक शानदार फील्ड में, किसी भी फील्ड में एक से एक शानदार कलाकार लोग हैं, अपनी अपनी कलाकारी वो आपको बता रहे हैं। आपको उस कलाकारी में से कौन सी बात सबसे सरल तरीके से समझ में आ रही है जिससे आपका काम बन जाए, नौकरी लग जाए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। समझ में आया? आप एसएससी सीजीएल के बैच के जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, अगर आप उनकी वीडियो डाउनलोड करके पढ़ोगे ना, और तैयारी आप कांस्टेबल की कर रहे हो, मैं स्टैम्प पे लिख के दे सकता हूँ, एक भी बच्चा कांस्टेबल नहीं बन सकता, क्योंकि वो स्टैंडर्ड अलग है भाई। आपको कांस्टेबल बनना है, वो तैयारी इंस्पेक्टर की करा रहे हैं, तो कांस्टेबल के बाद में आप सोचो हेड कांस्टेबल होता है, एएसआई होता है, एसआई होता है, फिर एसओ होता है, फिर इंस्पेक्टर आता है। यानी कि एक कांस्टेबल जीवन में साला रिटायर बन भी नहीं पाएगा इंस्पेक्टर, और वो जीवन में शुरू इंस्पेक्टर से कर रहा है, तो एग्जाम में अंतर नहीं होने का। जहां फावड़े की जरूरत होती है वहां जेसीबी मशीन नहीं उठाते। तुम्हें समझ में आ रही होंगी ये बातें? तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रही होगी बात। आ जाओ। सवाल में कह रहा है अगले क्वेश्चन में, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 40 संतरे खरीदे, अर्थात कुछ पैसे दिए, 40 संतरे खरीदे, उतने ही रुपए में 50 संतरे बेचे। इसको मैं समझाऊं, ये आपने कुछ रुपए दिए, इतने में कितने वस्तु खरीद कर लाए? आप 40 वस्तु खरीद कर लाए, और इतने ही रुपए में तुम्हें 50 वस्तु बेचनी पड़ रही है। तो पहली बात है, दिमाग कह रहा है कि जब 40 खरीद रहा है, बेच 50 रहा है, अधिक बेच रहा है तो नुकसान होगा, ये तो ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, 40 संतरे जितने में खरीदे, तो ये जो रुपए होंगे, ये रुपए 40 वस्तुओं का क्या होगा? क्रय मूल्य। और ये रुपए 50 वस्तुओं का क्या होगा? विक्रय मूल्य। होगा कि नहीं होगा? यानी इस सवाल में मैं क्या कह सकता हूं, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। और ट्रिक क्या बताई, जो क्रय है उसे क्या मान लो? विक्रय। यानी 40 विक्रय हो गया, बोलो यार, और 50 क्रय हो गया। जो विक्रय है उसको क्रय मान लिया, और जो क्रय है उसको विक्रय, उल्टा मान लिया। तो 50 रुपए अब आपका हो गया एक तरीके से क्रय मूल्य, और 40 रुपए हो गया आपका विक्रय मूल्य। पिछले सवाल में प्रूव कर चुका हूं। 50 रुपए से 40 रुपए, नुकसान कितने रुपए का? 10 रुपए का। और नुकसान हो या हानि किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। तो 10 50 का कितने प्रतिशत है? 10/50 इंटू 100%। तो 10 पंजे 50 और 50 दूनी 100, 5 दूनी कितना हुआ? 20% का नुकसान होगा। मुझे लगता है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। SD यादव में क्वेश्चन दिए हुए हैं, किताब से आप कर लेना, हर के एग्जाम में, हर किताब में दिए हुए हैं, जैसे भी हो कर लेना। कोई बात समझना है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आइए अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टाइप पर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, यहां पर रुपए भी अलग, वस्तु भी अलग। कुछ रुपए में कुछ वस्तु खरीद के कुछ अलग रुपए में कुछ अलग वस्तु बेच रहा है। ऐसा सवाल आपने एग्जाम में देखा होगा, 5 रुपए में 12 वस्तु खरीद कर 8 रुपए में 13 वस्तु बेच दी, तो इस पूरे प्रोसेस में कितने का लाभ या हानि हुआ? मैंने भी आपको क्या बात बताई थी, लाभ निकालना हो या हानि, हम क्या करते हैं, वस्तुओं की टेंशन नहीं लेनी। किसकी लेनी है? रुपए की, कि हमने जो माल खरीदा वो सारा कितने रुपए में खरीदा और वो सारे का सारा कितने रुपए में बिका। हमारे पास वस्तुओं का लेना देना बचना नहीं होना चाहिए। दोबारा समझो, मैं मार्केट गया, मैं मार्केट जाके मैंने 10 रुपए में कुछ सामान खरीदा, और वो मैंने कुछ सामान जो था सारे का सारा 15 रुपए में बेच दिया, तो वस्तुओं की टेंशन खत्म हो गई कि नहीं हो गई? अब ये हो गया कि मुझे 10 रुपए का सामान खरीदा, 15 में मैंने बेच दिया। यानी रुपए का कंपैरिजन करना है, यानी वस्तुओं की टेंशन को खत्म करना है। यानी यहाँ पे मैं बी वस्तु जो खरीद रहा हूँ इसको खत्म करना है, और यहाँ पे जो डी वस्तु खरीद रहा हूँ खत्म करना है। अब खत्म कैसे होगी? खत्म तब होती है कोई भी वस्तु आपकी दुकान से जितनी आई उतनी गई। यानी खरीदी हुई वस्तुओं की संख्या और बेची हुई वस्तुओं की संख्या बराबर हो, अर्थात लाइन निकल के आ गई इस सवाल की। इसकी जो कॉन्सेप्ट की जो लाइन है ना, टैग लाइन, जिसपे 10 स्टार भी कम है। समझ में आ रहा है क्या है टैग लाइन? कि ऐसे प्रश्नों में, अगर समझ में आ रहा हो तो ही पढ़ना, ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि टेम्परेचर अचानक बढ़ेगा लॉकडाउन के बाद, खोपड़ी की नस फट जाती है ज़्यादा प्रेशर होने पर, इसलिए जिसे समझ में आए वही पढ़ना। ऐसे प्रश्नों में
खरीदी गई वस्तुओं की संख्या, खरीदी गई वस्तुओं की संख्या और बेची गई वस्तुओं की संख्या बराबर करनी होती है। वस्तुओं की संख्या बराबर, नोट लिख लेना, ये बराबर करनी होती है। और जब वस्तु जितनी खरीदी उतनी बिक गई तो उसके बाद किसका कंपैरिजन करेंगे? केवल और केवल रुपए का। समझ में आया? क्वेश्चन लिखता हूं, एक क्वेश्चन के साथ देखते हैं, मजा आएगा आपको। सवाल में कहा है एक दुकानदार 10 रुपए में 12 टॉफी की दर से टॉफी खरीदता है। दर का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है वो 10 रुपए में 12 ही लाए। दर का मतलब होता है इसी रेट पे और ले लेगा। समझ में आया? रेट मतलब इसी पर, जैसे 10 पे 12 तो 20 पर 24, 30 पर 36। दर का मतलब होता है उसी रेट से, है ना। इस पर एक बात, मुझे मजेदार बात याद आ गई, मैं आपको सुना देता हूं। एक आदमी जलेबी खाने गया, ठीक है, जलेबी खाने गया। उसने जलेबी वाले से कहा कि साहब मुझे 1 किलो जलेबी दे दो। 1 किलो जलेबी ले ली और 1 किलो जलेबी खा ली उसने। खाने के बाद उसने बोला कि भाई साहब अब यहाँ पे झगड़ा होगा। तो जलेबी वाले ने पूछा कि झगड़ा क्यों होगा? तो उसने कहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो जलेबी वाले ने उसे उठा और 3-4 गुत मारे। 3-4 गुत घूसा मारने के बाद में वो आदमी बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ। उसने खड़ा होकर कहा भाई साहब इसी रेट पे 1 किलो और तोल दो, मतलब 4 घूसे में 1 किलो और दे दो। तो 10 रुपए में 12 टॉफी की दर से टॉफी खरीदता है। कुछ लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया होगा। ट्यूबलाइट क्या जलती? जली बुझी, जली बुझी। कुछ की जलती नहीं, फ्यूज हो जा। तो कुछ लोग जीवन में, लोग 3 प्रकार से हंसते हैं, है ना। एक, तुरंत हंसी, जिस समय सुना उसी समय हंसा। दूसरा, पड़ोसी को देखकर हंसी कि ये हंस रहा, बात को सुन के तो मुझे भी हंसना चाहिए क्योंकि इसकी बात को समझ में आई, मेरे समझ में मैं भी हंसा। और कुछ लोग अगले दिन हंसते हैं, अरे यार मुझे तो बात उस समय समझ में नहीं आई थी, उस समय तो मैं वैसे ही हंस गया, तो अब मैं समझ के हंसता हूँ। तो 3 प्रकार के जो लोग हैं, आप कौन सी कैटेगरी के देख लो। जब पढ़ाने वाले का IQ लेवल और पढ़ने वाले का IQ लेवल सेम लाइन पर होगा, सेम अनुपात में होगा, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। 10 रुपए में 12 की दर से टॉफ़ी खरीदा, अर्थात इसी अनुपात में टॉफ़ी खरीदी, और 20 रुपए में 16 की दर से टॉफ़ी बेच दी। मैंने आपको क्या लाइन लिखी बताओ? ऐसे किसी भी प्रश्न में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या और बेची गई वस्तुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हम वस्तु जितनी खरीदी अगर उतनी सारी वस्तु बेच दी तो फिर कंपेयर रुपए का रह जाएगा कि कितने रुपए में लाया था और कितने रुपए में बिका। आइए लिखते हैं, एक लाइन का सवाल है, ज्यादा का नहीं, देखते कैसे। देखो जी, मैंने इधर लिखा बेटा रुपए, कितने रुपए में? ये मैं कहता हूं खरीदा हुआ, खरीदा, है ना। क्या खरीदा? 10 रुपए में कितनी वस्तु, आइटम है यहां पर, कितनी वस्तु खरीदी? 10 रुपए में 12 टॉफी खरीदी। 10 रुपए में 12 वस्तु खरीदा। अब मैं लिखता हूं बेचा, कितने में? 20 रुपए में 16 वस्तु बेचा। मैंने क्या कहा? मुझे किसकी संख्या बराबर करनी है? वस्तुओं की। अब वस्तु यहां पर कितनी है? 12, यहां पर कितनी है? 16। इन दोनों को मुझे बराबर करना है, तो दोनों को बराबर करने के लिए मैं दोनों संख्या का क्या ले लूंगा? LCM, अर्थात एक ऐसी संख्या ले लूंगा जो 12 से भी कटे, 16 से भी कटे। तो मुझे 12 और 16 का LCM कितना आएगा बच्चों? 48। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं इस संख्या को अगर 4 से गुणा करूं, ध्यान से सुनो, 10 रुपए में 12 खरीदी थी, तो 4 गुनी वस्तु 4 गुने पैसों में खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? तो 12 चौक 48 वस्तु कितने रुपए में खरीदेगा? 40 रुपए में। और अगर मुझे यहां पर 48 करना है तो 16 तिया 48, तो तीनी वस्तु यहां 3 रुपए में खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? खरीदेगा। तो 20 तिया 60। इसका मतलब क्या हुआ? वो आदमी 48 वस्तु खरीद कर लाया, कितने रुपए में? 40 में। और 48 की 48 ही बेच दी, कितने रुपए में? 60 रुपए में। अरे तो सवाल ये तो हो गया खत्म। सवाल क्या रह गया? कि उसने 40 रुपए का माल 60 रुपए में बेचा, यानी 40 रुपए का सामान 60 रुपए में बेचा। लाभ कितने का हुआ? 20 का। कितने पर? 40 पर। तो 20 40 का कितने प्रतिशत है? 20 दूनी 40, 2 से घटा, कितने परसेंट? 50% का लाभ। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको जरूर समझ में आएगा। मैं जो आपको सवाल करा रहा हूं, मैंने आपको बता दिया कि जब भी वस्तुएं अलग होंगी, खरीदी हुई अलग और बेची हुई अलग, ऐसे प्रश्न में आपको वस्तुएं बराबर करनी है, ठीक है।
अब आपने जो सामान खरीदा उसे एक साइड लिख लो। क्या खरीदा? आपने 25 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी? 20 अंडे खरीदे। ठीक है, मैंने कहा था कि ऐसे किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है नंबर ऑफ आइटम जितने आपने खरीदे, नंबर ऑफ आइटम उतने बेचे, यानी वस्तु नहीं बची हम पे। कंपेयर किसका कर लेंगे? पैसे का। तो 25 रुपए में 20 अंडे खरीदे और बेचे किस हिसाब से? 18 रुपए में 15 की दर से बेचे। अब देखो बच्चों, खरीदी हुई वस्तु अलग, बेची हुई अलग, इन्हें दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने का तरीका मैंने बताया, 20-15 का एलसीएम ले लो, कितना होता है? 60। 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 20 से भी कटेगी और 15 से। तो 20 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। अब देखो 25 रुपए में 20 अंडे खरीद रहा था, तो तीन गुना अगर आपने अंडे कर दिए तो पैसे भी तो 3 गुने हो जाएंगे ना। यानी कितने रुपए हो गए? 75 रुपए में 60 अंडे खरीदे। अब बेचने में इसको भी 60 कर लो, 15 चौका 60। अब जब यहाँ पे 18 रुपए में 15 वस्तु खरीदा, 4 गुनी वस्तु कर दी तो पैसे भी 4 गुने कर दो, तो कितना हो गया? 72। यानी 75 रुपए में 60 अंडे खरीद कर 72 रुपए में 60 अंडे बेचे। तो वस्तु की तो बात खत्म हो गई, इक्वल हो गया। यानी 75 रुपए का सामान 72 रुपए में बेचा, यानी 75 रुपए का सामान 72 में बेचा। कितने का नुकसान हुआ? नुकसान हो रहा है ना, कमी हो रही है। 3 रुपए का। कितने पर? 75 पर। 3 75 का कितने परसेंट है? 3 से 25, 25 चौका 100। क्या परसेंट का नुकसान आया बच्चों? 4% की हानि। मुझे लग रहा है ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। एक एक दो सवाल करने होते हैं, एक एक दो सवाल मैंने करा दिए, एक एक दो सवाल बुक से कर लेना। इससे ज़्यादा बाहर के सवाल बनते नहीं है। मैंने आपको 2 टाइप के सवाल कराए, और टाइप वाइज पढ़ना मत। ये तो मैं समझाने के लिए आपको अलग अलग करा रहा हूँ, डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हो। वस्तुओं की संख्या किसी भी सवाल में जितनी खरीदी गई और बेची गई बराबर कर लो, और बाद में कंपेयर रुपए का कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये आज का इस वीडियो का अगर मैं कहूँ तो टाइप नंबर 3 हो गया। वैसे टाइप वाइज मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बट फिर भी आपको आज के हिसाब से एक नए प्रकार का मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। तीसरे टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें क्या है बच्चों, जब किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि हो जाए, कुछ परसेंट की मूल्य में वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, तो वस्तु की कुछ मात्रा कम या अधिक मिलेगी। मैं समझाता हूं। आप दुकान पे गए, आपने दुकानदार से कहा भैया 2 किलो चीनी दो। ध्यान से सुनना, कितनी चीनी दो? 2 किलो। 50 रुपए किलो चीनी की मान लो कीमत है, आपने 2 किलो चीनी बोली, तो आपने उसको 100 रुपए दिए, उसने आपको 2 किलो चीनी दी। ठीक, ये कंडीशन हो गई। आपने 100 रुपए दिए, 2 किलो चीनी ले ली। अब क्या होता है, अगली बार जब आप गए और आपका मूल्य जो है चीनी का वो कुछ बढ़ गया, वो कुछ बढ़ गया, पहले से बढ़ गया। तो जब पहले से मूल्य बढ़ गया, यानी कि प्रतिशत क्या हो गया? मूल्य के, वस्तु के मूल्य में कुछ प्रतिशत की वृद्धि। अब जब बेटा जब मूल्य बढ़ गया है, तो मुझे बताओ 100 रुपए में चीनी 2 किलो मिलेगी या 2 किलो से कम मिलेगी? कम मिलेगी, क्योंकि मूल्य बढ़ा है। अर्थात जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी प्रतिशत में, तो मात्रा क्या मिलेगी? कम। और अगर मूल्य घट गया, सपोज करो 50 से घट के कुछ कम रह गया, 45 रह गया, तो 2 किलो चीनी से ज़्यादा चीनी मिलेगी 100 रुपए में। यानी जब किसी वस्तु का मूल्य प्रतिशत में घटता है, तो किसी एक निश्चित रुपए में वह मूल्य वस्तु ज़्यादा मिलती है, और जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उतने एक निश्चित रुपए में वह वस्तु कम मिलती है। तो हमें पूछता है कि वो पूछेगा बताओ वस्तु का नया भाव क्या है, पुराना भाव क्या है। इसमें 2 चीज़ पूछता है, नया भाव और पुराना भाव। एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। सपोज करो मैं आपके सामने यहीं पे एक क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ बेटा, आज का इसका एक सवाल मैं लिख लेता हूँ। मान लीजिए वो सवाल में कह रहा है कि जो आपका चावल है, चावल का दाम 25% बढ़ गया। चावल का दाम 25% बढ़ गया, ठीक है। जिस कारण, सवाल में कह रहा है जिस कारण, जिसके कारण क्या हुआ, 400 रुपए में, जिस कारण 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। जिस कारण 400 रुपए में 10 किलोग्राम, पहले 400 रुपए में जितना मिलता था उससे 10 किलोग्राम कम मिलता है। तो कह रहा है चावल का नया एवं पुराना भाव बताओ। चावल का
नया एवं, दोनों भाव पूछेगा भैया। पुराना, पुराना भाव क्या था, नया भाव क्या है। चावल का नया एवं पुराना भाव ज्ञात करो। ठीक है जी, आइए इस सवाल को समझते हैं। देखो बच्चों, बहुत ध्यान से, सपोज करो ये आपकी चावल की पोटली, ठीक है, इसमें चावल रखा हुआ है। अब जब चावल का मूल्य 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया, चावल का मूल्य 25% बढ़ गया, आप दुकान पर गए, आपने उसको 400 रुपए दिए, 400 रुपए में उसने आपको कुछ चावल दिया। कितना दिया हमको नहीं पता, हमने 400 रुपए दिए, उसने हमें चावल दिया, हम अपने घर आ गए। अब आप दूसरी बार गए, दूसरी बार जाने पर अगर बच्चों 400 रुपए आपने दिए और कोई भी मूल्य ना बढ़ा ना घटा, तो उतना ही चावल प्राप्त होगा जितना पहले हुआ। बोलो, 400 रुपए में जितनी वस्तु पहले प्राप्त हुई उतनी वस्तु अगली बार भी प्राप्त होगी, अगर कोई मूल्य ना बढ़े ना घटे। लेकिन जब मूल्य बढ़ा तो हमें चावल कम मिला। कितने किलोग्राम, 10 किलोग्राम चावल हमें कम मिला। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बात समझो, जब मूल्य ना बढ़ता है ना घटता है तो ना चीज ज्यादा मिलती है ना कम मिलती है, लेकिन जब मूल्य बढ़ता है तो चीज कम मिलती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो वृद्धि है, मूल्य की जो वृद्धि है, यही इसके कम मिलने का कारण है। भाई ना तो मूल्य में वृद्धि होती ना चावल कम मिलता, तो इतने मूल्य वृद्धि होने से, इतने % की वृद्धि होने से इतना चावल कम मिला, अर्थात ये मूल्य जो है इस चावल के बराबर है। बिल्कुल समझ में आई बात। तो देखो, मैं कह सकता हूं कि 10 किलोग्राम चावल का जो मूल्य होगा, चावल का मूल्य, जितना चावल कम मिला उसका जो मूल्य है या उसका जो जिम्मेवार है वो कौन है बच्चों, 25% है। लेकिन किसका 25%, इतने रुपए का, क्योंकि 400 रुपए में ही जो वस्तु पहले मिल रही थी उससे 10 किलोग्राम कम मिला। कितना % बढ़ने के कारण, 25%। तो 400 का 25% ही तो लेंगे, इस 400 का ये 25% बढ़ा, यानी ये बढ़ने के कारण इतना किलोग्राम चीनी चावल कम मिला, यानी इसकी कीमत इसके बराबर है। बोलो, तो आप कह सकते हो कि 10 किलोग्राम चावल का जो मूल्य है वो 400 का 25% लेंगे, 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौका 100, 10 किलोग्राम का मूल्य हो गया आपका 100 रुपए, तो 1 किलोग्राम का कितना हो गया, 10 रुपए। 10 रुपए प्रति किलोग्राम। ये चावल का कौन सा भाव आएगा, ये याद रखना है, नया भाव। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कौन सा भाव आएगा, नया भाव। चावल का नया भाव कितना होगा, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। अब आपको जी पुराना कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। देखो हुआ क्या होगा, कुछ पुराना भाव रहा होगा ना, और कुछ नया भाव होगा ना। पुराना भाव जो रहा होगा उसमें कितने % की बढ़ोतरी हुई, 25% की बढ़ोतरी हुई ना। पुराने भाव में 25% की बढ़ोतरी हुई, नया भाव कितना आया, 10। तो पुराना भाव कितना होगा, कैसे निकाल सकते हो, ये जो पुराना भाव होगा अपने आप का कितने % रहा होगा, 100%। 100 में 25% बढ़ाओ, 100 जमा 25, 125% बराबर किसके रख दूंगा, 10 के। नया भाव 10, पुराना भाव मान लिया जो था x, अगर इसको आपने 25% बढ़ाकर 10 प्राप्त करा तो ये वाला भाव 100% होगा। 100 जमा 25 बराबर 125 बराबर 10। कह रहा पुराना भाव बताओ, पुराना भाव कितने % है, 100। यहाँ से 100 की वैल्यू निकालनी है। क्या सिखाया था, पहले कितना बनाओगे, 1 बना लो, 125 से भाग कर लिया। बोलो, और गुणा किससे करना है, 100 से गुणा 100 कर दो। पहले किसी भी क्वांटिटी को 1 बनाते हैं, फिर जितना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी पुराना भाव था 8 रुपए प्रति किलोग्राम। आप डायरेक्ट भी देखोगे ना बच्चों, तो 8 का 25% कितना होता है, 2 रुपए। 8 का 25% कितना होता है, 2 रुपए। तो 8 में 2 रुपए बढ़ेगा, कितना हो गया, 10 रुपए। समझ में आया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको समझ में आएगा। बस याद रखना, ऐसे प्रश्नों में जो मूल चीज कम मिलती है या ज्यादा मिलती है, यहां पर मूल्य बढ़ा तो चीज कम मिली, यहां पर मूल्य घटता तो चीज ज्यादा मिलती। अर्थात जितने किलोग्राम वस्तु कम या ज्यादा मिलेगी उसका जिम्मेदार या उसका कारण कौन होगा, ये प्रतिशत घटा बढ़ा। और कितने रुपए का लेंगे, जितने रुपए में वह वस्तु
कम या अधिक मिली। एक सवाल और देखते हैं, आपको सवाल अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, सामान की कीमत 20% कम हो गई। जब किसी वस्तु का मूल्य 20% कम होगा तो चीज़ें ज़्यादा मिलेगी। कितनी ज़्यादा मिल रही है, 240 रुपए में पहले जितना मिलता था उससे 6 किलोग्राम अधिक मिला। मैं फिर वही बात कहूँगा, इस 6 किलोग्राम मिलने का कारण क्या है, ये कीमत का कम होना। अर्थात मैं डायरेक्ट अगर एक लाइन में क्वेश्चन करना चाहता हूँ तो मैं कह सकता हूँ 6 किलोग्राम का जो मूल्य है वो बराबर है 20% के। और किसका 20%, 240 का। 240 का 20%। सवाल के बहुत सारे तरीके हैं करने के, आपको मैं सबसे सरल और एक लाइन में क्वेश्चन बता रहा हूँ। बहुत तरीके हैं, बहुत टीचर्स हैं, मैं हर क्वेश्चन में बताऊंगा। ये मत समझना ये बेस्ट है या दूसरा वाला बेस्ट है। तरीका है, एक तरीका सीख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लो। इस पर पीएचडी तो आपने करनी नहीं है बच्चों। 240 का की जगह गुणा 20 और बटे 100 है ना, 2 जीरो से उड़े 2 जीरो। 24 दूनी 48। कितने किलोग्राम का, 6 किलोग्राम का। 1 किलोग्राम का 6 ठे 48, यानी 1 किलोग्राम का मूल्य हो गया 8 रुपए। यानी मैं कहता हूँ 8 रुपए प्रति किलोग्राम। कौन सा मूल्य आएगा बच्चों, ये नया मूल्य है ना। अब अगर पुराना मूल्य निकालना है तो फिर बता देता हूँ, पुराना मूल्य कुछ रहा होगा, उसको 20% कम किया होगा, तभी तो जाकर नया मूल्य 8 रुपए पर केजी आया। यार किसी आदमी को भी दिख जाएगा, प्रतिशत करते करते उंगलियों पे हो जाएगा, ये 10 रुपए है, 10 का 20%, 2 कम करोगे तो 8 आएगा, है ना। दिख रहा होगा 10, या इसको 100% मानोगे, 100 को 20% कम करा तो कितने परसेंट रह गया, 80%। 100 माइनस 20 80 बराबर किसके रख दूंगा, 8 रुपए के। 100% निकालना है, बटे 80 बटे 80, एक आ गया गुणा 100 गुणा 100। 0 से 0, 8 से 8, कितना रुपए आ गया, 10 रुपये। ये पुराना भाव आ गया, ये नया भाव आ गया। समझ में आया। किताब में क्वेश्चन दिए हुए बच्चों, कर लेना। मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आपको एक एक दो क्वेश्चन हर टाइप के बता रहा हूँ, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो, मतलब उतने ही प्रतिशत का लाभ हो जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य अगर 20 रुपए है तो 20% का लाभ हो। वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपए है तो 30% का लाभ हो। वस्तु का मूल्य 50 रुपए है तो 85% का लाभ हो, या 85% की हानि हो। उतने ही परसेंट की हानि हो जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, या उतने ही प्रतिशत का लाभ हो जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। ऐसा सवाल जब आएगा, जैसे ये लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब क्या हुआ होगा, ध्यान से समझो। वस्तु का कुछ क्रय मूल्य रहा होगा, ठीक है, और ये वस्तु का विक्रय मूल्य रहा होगा, है ना। इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में कराना चाह रहा हूं, फिर मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर, मतलब पढ़ने में जितना समय लगेगा उससे कम समय में आंसर आएगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, बस आप पहले इसका डिटेल समझो। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है किसी वस्तु को, सवाल समझ लो, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर कितने में बिक रहे हैं 24, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। प्रतिशत लाभ मतलब वैल्यू यहां से बढ़कर होगी जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। मतलब अगर क्रय मूल्य x रुपए है तो x% का ही लाभ हो रहा है। बोलो ये बात समझ में आई। वस्तु अगर x रुपए की है तो उस पर x% का ही लाभ हुआ तो 24 आया। अब बताओ बच्चों, मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा। भाई मैं इसको बोल सकता हूं कि कोई भी चीज स्वयं का कितने परसेंट है, 100% है। 100% को मैं अगर x% बढ़ाऊंगा तो 100 जमा x% हो जाएगा। अगर मैं 10% बढ़ाता था तो 100 जमा 10 110 करता था ना। 20 बढ़ाता था तो 100 जमा 20 120 करता था। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इस संख्या का यानी x का 100 जमा x% बराबर किसके है, 24 के। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। आ जाओ, मैं इसको लिख सकता हूं x का की जगह गुणा, इसको लिख सकता हूं 100 प्लस x लिख सकता हूं ना। और इसके जो बटे में 100 आएगा उसको मैं इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊं इधर, तो ये हो जाएगा x इंटू 100 प्लस x बराबर 2400। यहां समझ लो बच्चों, अगर मैं इससे आगे क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल हो जाएगा आपका किस तरीके का,
फिर ये सवाल हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण का, क्योंकि देखो x की मल्टीप्लाई जब 100 में होगी तो 100x, x की मल्टीप्लाई जब x में होगी तो x स्क्वायर, और वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। वहाँ से उसके रूट निकालने पड़ेंगे, उसमें नहीं जाना। समझने की बात यह है कि यहाँ पर आपको वैल्यू ऐसी रखनी है, समझ में आ रहा है, x का वो मान रखना है जो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, जिसकी वैल्यू रखकर यहाँ और यहाँ वैल्यू रखकर आंसर 2400 आए। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए किया, मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, समझो। सपोज करो मुझे ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन दिया है 10, बी दिया है 20, सी दिया है 30 और डी दिया है 40। इस तरीके के ऑप्शन मान लो आपके पास है ना। अब आप 10 रखोगे तो 10 इंटू 100 जमा 10 कितना हो जाएगा 110, 10 इंटू 110, ये दोनों मल्टीप्लाई 2400 आएगा क्या, नहीं आएगा, गलत हो गया। ऑप्शन कितना है 20, 20 रखोगे, 20 इंटू 20 इंटू 100 120, 120 इंटू 20 करोगे, ये 2400 आ रहा है, ये सही हो गया। ये आपको मैं तरीका बता रहा हूँ ऑप्शन से करने का, बोल के बताओ समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करना, ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाया कि किसी वस्तु का उतने ही % का लाभ हो रहा है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखिए हुआ क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो 24 है, ये 24 से 2400 कैसे बना, % की वजह से बना। अगर मैं 2400 हटा दूं यहां से, तो जो 1010 यहां से हटा दूं, कर सकता हूं ना भाई। यहां पर जो मैं वैल्यू रखूंगा उसकी मल्टीप्लाई में 2020 मैंने इधर हटा दिए, ये कट गए। तो अब 24 के जो टुकड़े हैं वो क्या हैं, 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 है ना। अब 12 इंटू 2 का मतलब पता है क्या है, इस 24 के ऐसे टुकड़े मैंने लिए हैं, फैक्टर ऐसे लिए हैं जिनका डिफरेंस 10 है। देखो 12 और 2 का डिफरेंस कितना है 10, तो 12 और 2 का डिफरेंस 10 है और उत्तर आपका क्या है 20 रुपए, यानी छोटी वाली संख्या के आगे 0 लगाना है। ये आपकी ट्रिक हो गई। ट्रिक कहाँ से निकल का है, कॉन्सेप्ट से, इसको करने की जरूरत नहीं है। बीइंग अ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हमें उन सभी चीज़ों को छोड़ना है जो हमारा समय खपाती हैं, जो हमारा टेंशन देती हैं। हम उस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद एक ऐसे रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं जिसका प्रयोग करने से कुछ ही क्षण में उत्तर निकल जाता है। उसी कॉन्सेप्ट को इस कलयुग में ट्रिक कही जाता है। समझ में आया। तो ट्रिक विदाउट कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेकार है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि x को x% बढ़ाया तो 24 आया, तो इसको 100 जमा x कितना हो गया, 100 जमा x% किसका, x का, बराबर रख दिया। ठीक। दूसरा, अब इस सवाल को देखते हैं। ट्रिक क्या निकल के आई कि जो आपका विक्रय मूल्य है, ध्यान से सुनिएगा, विक्रय मूल्य कितना है 24। जब आपके प्रश्न में क्या हो, लाभ, 5 स्टार नोट करके लिख लेना। जब आपको किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ हो जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी ट्रिक किसके लिए है, ये लाभ के लिए। बहुत ध्यान से सुनना। तो हम ऐसे 2 फैक्टर करते हैं विक्रय मूल्य के जिनका डिफरेंस कितना हो बच्चों 10 हो। तो 24 के टुकड़े आपने कर लिए 2 इंटू 12। और याद रखना छोटी वस्तु छोटे मूल्य के आगे 0 लगाना है। 20 रुपए आपका क्या निकल के आया, क्रय मूल्य। समझ में आया कि नहीं आया। मैं इस पर कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। आइए इसी पे समझाता हूँ मैं आपको। एक तरीका ऑप्शन से है। मान के चलो ना आपने ये करा ना आपको ये ट्रिक ध्यान रही, तो आप क्या करोगे। वो कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर कितने रुपए में, 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। अब आपके ऑप्शन क्या होंगे बच्चों। ए ऑप्शन मान लो 10, बी ऑप्शन मान लो 15, सी ऑप्शन मान लो 20, डी ऑप्शन मान लो 22, ऐसे कुछ भी ऑप्शन होगा। अब 10 रुपए को 10 रुपए पे 10% लाभ लेना, कितना आएगा मूल्य 11 नहीं है। 20 रुपए पर 20% का लाभ लेना, 20 का 20% 4 रुपए होगा ना, या 20 कितने % है 100%, 100 को 20% बढ़ाया तो 20 का 120%। देखो तो कितना हो गया बटे 100 करोगे तो 12 दूनी 24। अरे 20 का 20% 4 रुपए होगा कि नहीं होगा, तो 20 पे 4 रुपए का फायदा 24। तो उत्तर डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो अगर ये भी याद ना रहे। समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन से सवाल कर सकते हो। ऑप्शन के अलावा जो मैंने ट्रिक बताई उससे सवाल कर सकते हो। ऑप्शन से भी ना हो, ट्रिक से भी ना हो, कॉन्सेप्ट से भी ना हो, तो
कोचिंग करने का कोई फायदा नहीं है, अपना कुछ और काम देख लो। लॉकडाउन में आपको ये समय मिल रहा है कि आप बैठ के आराम से ये सोच सको कि जीवन में आपको करना क्या है। पढ़ाई नहीं समझ में आ रही ना, इतनी तरीके से समझाने से नहीं आ रही, माँ बाप के पैसे लगाने से समझ में नहीं आ रही, तो इससे आसान काम जो है वो आप कर लो, जो आपको आसान से समझ में आ जाए। जैसे खेत में गन्ना कैसे छोला जाता है ना, ईख कैसे बोई जाती है, मजदूरी कैसे की जाती है, ये काम, इसको कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग लेनी होती है बच्चों, पीछे जाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है। समझ में आया? नीचे जाने के लिए, कुछ ना करने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है। बर्बाद होने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत है क्या? बर्बाद होने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बर्बाद आराम से आदमी हो सकता है, आबाद होने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। समझ में आया? गंदा दिखने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, अच्छा दिखने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। समझ में आने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, ना समझ में आने के लिए ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं जो आपको समझा रहा हूं, अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही तो आप वो समझने की कोशिश करो जो आपको समझ में आए। समझ में आया? ये बात भी समझ में नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों। एक शेर ये था, मुझे याद आ गया कि मुद्दतों बाद मिले तो मेरा नाम पूछ लिया उसने। मुद्दतों बाद मिले तो मेरा नाम पूछ लिया उसने, जिसने बिछड़ते वक्त कहा था कि तुम्हारी बहुत याद आएगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी के प्रेशर में करी जाती हैं, वो फिर याद नहीं रहती। तो माँ बाप अगर पढ़ाने में लगे हुए हैं, मास्टर साहब समझाने में लगे हुए हैं और तुम्हारी समझ में बात आने को तैयार नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो कहीं और है। उस इंटरेस्ट को आपको हटाना पड़ेगा। आइए मैं इस पर आपको एक क्वेश्चन या इसी पे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो जी, मैं कह देता हूँ किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, है ना। तो मैंने क्या बताया, इसकी जो मैंने ट्रिक आपको क्या बताई कि जब लाभ होगा, किसका लाभ? उतने ही प्रतिशत का लाभ होगा जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? आप विक्रय मूल्य कितना है? 56 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 10 हो। तो क्या होगा? 4 × 14 होगा कि नहीं होगा? यही होगा। तो अब आपका जो आंसर होगा क्या? छोटी संख्या के आगे 0 लगा दो, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 40 रुपए है। उत्तर की जांच देख लो, 40 रुपए के सामान पर 40% का लाभ लो तो 40 का 140% मिलेगा, यानी कि 2 जीरो से प्रतिशत बटे में कट जाएगा, 14 चौका 56 रुपए आ गया। आया आप समझ? तो मैं क्या करूंगा, मैं अब आपको एक ऐसी टेबल बना के दिखा रहा हूं जिस टेबल से आप डायरेक्ट मुझे बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को यहां पर कोई भी रुपए लिख दूं, बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ हो जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो आप इसमें ट्रिक में नोट लिख लेंगे कि लाभ वाले प्रश्न में दिए गए विक्रय मूल्य के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 10 हो। अब देखो बच्चों, मैं ऐसे गुणनखंड कर रहा हूं, मैं इधर लिख रहा हूं विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। मैं इसके लिख रहा हूं यहां गुणनखंड, फैक्टर, जिनका अंतर कितना हो 10, और मैं यहां पर लिख रहा हूं क्रय मूल्य। अब मैं टेबल बना रहा हूं। सपोज करो जी, मुझे कहा गया मैं गुणनखंड यहां से करने शुरू करता हूं। भाई एक संख्या मैंने ली 1, तो गुणनखंड दूसरा 11 होगा जिसका डिफरेंस 10 हो, तो 11 × 11, तो छोटी वाली संख्या के अगर 0 लगा दूं तो क्रय मूल्य। अब बताओ सवाल क्या बनेगा? सवाल बनेगा किसी वस्तु को 11 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा? 10। मेरे प्यारे बच्चे, 10 को 10% बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 11 रुपए। समझ में आ रहा होगा? आएगा समझ? नहीं आ रहा तो क्या करना है? मैंने पहले दिन बताया था। बताओ जी भैया जी, अखिल भैया, क्या करना है? कॉपी को फाड़ दो, पेन को तोड़ दो। कितना आसान है, बहुत आसान है। जिसको समझ में नहीं आ रहा ना, वो अपने पापा के पास बैठ के वीडियो देखे। पिताजी को भी समझ में आ जाएगा अगर पहली क्लास से पढ़ेगा। समझ में आया? अब आइए, अगर मैंने इस 1 को बढ़ा के कर दिया 2, तो बताओ डिफरेंस 10 रखने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा? 12। इन 2 का डिफरेंस कितना है? 10। 12 दूनी 24। तो छोटी वाली संख्या के आगे 0 लगा दो, यानी 20। आया समझ? यानी कि अब सवाल क्या बनेगा? किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 20 रुपए। देखो 20 पे 20% का लाभ करो, कितना आएगा? 24 रुपए आएगा। समझ आ रहा है बच्चों?
आइए तीसरा बनाते हैं। अब आप खुद बनाने लग जाओगे। अब आप क्या कहोगे, इसको 3 मान लो, इसको 13 मान लो, 13 तिया 39। किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य बताओ, तो आंसर होगा आपका 30 रुपए। बोल के बताओ, 30 को 30% बढ़ाओगे, 30 का 30% 9 रुपए, 30 पे 9 रुपए का लाभ 39। अरे मेरी जान, इसी चीज के तो पैसे हैं, वरना सब हमारे ही जैसे हैं। आइए अगला, 4 × 14, अंतर 10 है, 14 चौका 56। ये लिख रहा है ऊपर सवाल, किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर आंसर बताओ कितना होगा, 40। अंतर 10 रखना है और उसका कॉन्सेप्ट बताया कि 10 आया था, तो उसे छोड़ दो, इसे याद रख लो। ऐसे ही अगर आप इसको कहते हो 5 × 15 तो कितना होगा, 75। सवाल बोल के बताओ, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। छोटी संख्या के आगे 0 लगा दो। 50, उत्तर की जांच, 50 को 50% बढ़ाओ, 50 का 50% 25, कितना आ गया, 75। बोलो सत्यनारायण भगवान ने की जय। छठा आप अपने आप बनाओ। अब आप लाख सवाल बना सकते हो यार, चला इसको 6 कर लो, इसको 16 कर लो, 16 छंग 96। क्या सवाल बनेगा, किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। क्या आंसर होगा, बोलो 60। तो 17 सत्ते 119, 119 रुपए का आंसर 70। 18 अट्ठे 144, तो 144 का आंसर 80। अरे उंगलियों पे हो जाते हैं मेरी जान, करने की मन में इच्छा पैदा करो। ये जो सीख के आ रहे हैं ना लोग, इनके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो चुका। आप इसको करने से पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, वीडियो को दोबारा देखो, कहाँ से क्रिएट हुआ 10 का डिफरेंस, द्विघात समीकरण से हुआ था ना, वहां से आप आंसर देखो। अब अगर मैं कह दूं, आपके सामने रख दूं, डायरेक्ट क्वेश्चन रख रहा हूं जिलों में, क्वेश्चन रख रहा हूं मैं, यहाँ पे संख्या रख रहा हूं, उसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका अंतर 10 हो, पहाड़े में ही आएगा, है ना। मैं कह रहा हूं जी 171 रुपए में किसी वस्तु को बेचा जा रहा है, उतने ही प्रतिशत का लाभ है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। 171, 19 का पहाड़ा पढ़ लो, 19 नम्मा 171, तो छोटी वाली संख्या के आगे 0 लगा दो। 90 रुपए का सामान है, 90 पे 90% का लाभ करो, 90 का 90% 81 रुपए होता है, 90 में 81 जोड़ो, 171 आ गया। आया समझ, वेरी गुड। अब ये मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया, वो बताया मैंने लाभ पर। जब वस्तु पर लाभ हो रहा है, 10 पे 10 का लाभ, 20 पे 20 का लाभ, 30 पे 30 का लाभ, 40 पे 40 का लाभ, 50 पे 50 का। अब मैं जो अगला सवाल बताऊंगा, जब प्रतिशत लाभ, और अब क्या बताऊंगा, जब प्रतिशत हानि हो, किसके बराबर, क्रय मूल्य के। आइए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट आओ बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उसमें क्या कर रहा हूं, वस्तु के क्रय मूल्य पर हानि कर रहा हूं उतने ही प्रतिशत की जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। मैं इसको पहले डिटेल में समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा, कॉन्सेप्ट को काट कर ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन को काट कर ट्रिक से करेंगे, तीनों चीज एक लाइन में। सवाल कैसे होगा, देखो जी क्या कहा उसने कहा किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर, यानी कोई वस्तु 21 रुपए में बेची जा रही है, यानी कि ये वस्तु का क्या होगा, विक्रय मूल्य। उतने ही प्रतिशत की हानि, यानी उतने % कम पैसा मिल रहा है, कितना, जितना वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य। मान लो जी क्रय मूल्य x है, तो x% की हानि हो रही है, यही तो कह रहा है। वो कह रहा है उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य x है तो x% की हानि है। तो अब मुझे बताओ, कोई भी चीज स्वयं का कितने % होती थी, 100%। जब मैं 20% की हानि करता था तो 100 - 20 करता था कि नहीं करता था, 80% करता था कि नहीं करता था। तो अब मैं यहां कितना करूंगा, ये है 100 - x%, किसका, x का, और बराबर क्या लिख सकता हूं, 21। यहां से क्या होगा, x गुणा, ये क्या होगा, 100 - x, और जो % का बटे का 100 होगा वो मैं इधर गुणा में ले जाऊंगा। ये समझ में आया। अब इससे आगे द्विघात समीकरण बन जाएगी, मैं उसको नहीं बना रहा। अब देखो, मुझे x की एक ऐसी वैल्यू रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, x की एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको यहां रखने पर 2100 आ जाए। अब देखो, आप ऑप्शन में गए, ऑप्शन आपको मान लो दिया है 30, 20, सी बी दिया है 30, डी दिया है 50, सी दिया है 50, और डी दिया है मान लो आपको 70। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब आपने 20 रुपए रखा यहां, 20 इंटू 100 में से 20 गया 80, तो 80 इंटू 20 कितना आया, 1600। 2100 तो नहीं आया, यानी 20 ऑप्शन गलत है। काट दूं, काट दिया। अब मैं बात करता हूं 30 की, मैंने यहां कितना रखा, 30, ध्यान से सुनना, इंटू 100 में से 30 गया 70, तो 30 और 70 की मल्टीप्लाई कितनी हुई, 7 × 21, 2100 आ गया। तो आंसर क्या हो गया मेरा, सही हो गया कि नहीं हो गया, ये आपका आंसर सही हो गया। समझ में आया। तो
यहां से कॉन्सेप्ट बना। अब कॉन्सेप्ट में क्या बनाता हूं, मैं इसी कॉन्सेप्ट से ट्रिक चोरी करता हूं। कैसे? मैं 2100 के 2 जीरो इन 2 जीरो से उड़ा सकता हूं कि नहीं उड़ा सकता? उड़ा सकता हूं कि नहीं उड़ा सकता? क्या बचा? 21। अब 21 रुपए का मैंने ऐसे टुकड़े करे, एक 3 और एक 7, जिनका योग कितना है? 10। ये ट्रिक बन गई। ट्रिक क्या बनी? जब क्या हो? हानि। मेरे बच्चों, जब लाभ हो रहा था तो मैं विक्रय मूल्य के ऐसे टुकड़े करता था जिनका अंतर 10 हो। जब हानि होगी तो मैं विक्रय मूल्य के ऐसे गुणनखंड करूंगा जिनका योग 10 हो, जिनका योग 10 हो। ठीक है। अब मैंने करा जी 21। अब 21 के मैंने करे 3 सत्ते 21। अब आप कहोगे जी छोटी वाली संख्या के आगे जीरो लगा दो, तो 30 रुपए आंसर हो गया। बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन डी और देख लो। इसका डी ऑप्शन देखो, जहां मैंने 30 रखा था, यहां पर x की जगह मैंने 30 रखा था ना, अब मैं x की जगह 70 रख रहा हूं, तो मैंने यहां रखा 70 इंटू 100 माइनस 70 30। भैया ये भी तो 2100 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर 70 भी होगा। हाँ जी होगा। बिल्कुल सही बात पे पहुंच गए आप कि इस प्रश्न के 2 उत्तर होंगे, एक 3 के आगे भी जीरो, एक 7 के आगे भी जीरो। समझ में आया? तो इसके प्रश्न के 2 उत्तर होते हैं, 30 रुपए या 70 रुपए। अब आप कहोगे जी हमें कौन सा लगा के आना? अरे मूर्खो, आपके ऑप्शन में कभी ऐसा नहीं होने का कि यहां पर 30 है यहां पे 70 है। या तो 30 होगा या 70 होगा। और अगर दोनों होंगे 30, मान लो यहां पर ए ऑप्शन में है 30, मान लो जी ए ऑप्शन है 30, बी ऑप्शन है 70, सी ऑप्शन है कुछ 80, तो डी ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। समझ में आया कि नहीं आया? ये जरूर होगा। तो अब आप क्या समझे कि जब भी आपको किसी वस्तु को बेचने पर उतने प्रतिशत का नुकसान हानि हो जितना उसका क्रय मूल्य है, तो आपको विक्रय मूल्य के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग 10 और दोनों के आगे जीरो लगाना। ये आपका आंसर हो गया। आइए इस पर मैं टेबल बता देता हूं आपको। चले टेबल पर, ऑप्शन से भी हो जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो आप। सारे तरीके समझा रहा हूं भाई, प्रैक्टिस कर लोगे, नोट्स बना लोगे, इन्हीं सवाल को 2-2 बार कर लोगे तो बेस बन जाएगा बड़े आराम से। आओ जी, अब मैं क्या कह रहा हूं जी, मैं इधर लिख रहा हूं विक्रय मूल्य, ध्यान से सुनना। इधर लिख रहा हूं मैं गुणनखंड और इधर लिख रहा हूं मैं क्रय मूल्य। यही तो मुझे करना है। आओ जी देखो, मुझे हानि के प्रश्न में ऐसे टुकड़े करने विक्रय मूल्य के जिनका योग 10 हो। अब योग 10 पे मैं यहीं से ले लेता हूं। भैया एक संख्या क्या लूंगा? एक, अगर गुणनखंड करने योग 10 हो। दूसरी कितनी लूंगा? 9। 9 और 1 10, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 9 कम 9। तो आपका आंसर कितना होगा? या तो 10 रुपए या 90 रुपए। अब आप उत्तर की जांच देख लो भाई। 10 पे 10% की कमी कर दो, तो 10 का 10% 1 रुपया, तो भी 9 में सामान बिकेगा। और 90 पे 90% की कमी कर दो, तो 90 पे 90% करोगे तो 10% मिलेगा, और 90 का 10% खुद 9 होगा। आया समझ में? इस प्रश्न के 2 उत्तर होते हैं। ठीक, जैसे अगर मुझे योग 10 लेना है तो इसको अगर मैं 2 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 8। तो सवाल बनेगा 8 दूनी 16 पर। बताओ, भाषा बोल के बताओ सवाल की क्या बनेगी? किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो 16 के ऐसे टुकड़े करें जिनका योग 10 है, क्योंकि हानि में योग करते हैं। तो आपका आंसर हो गया 20 रुपए 80 रुपए। 20 को 20% घटाओगे यानी 4 रुपए, तो 16 आएगा। 80 को 80% घटाओगे यानी 64 रुपए, तो 16 आएगा। तीसरा सवाल किस पर बनेगा? ये 3 हो, ये 7 हो। 7 3 10, 3 7 21। आपका बना हुआ है सवाल। आंसर 30 रुपए 70 रुपए। चौथा सवाल किस पर बनेगा? ये 4 हो, ये 6 हो। 6 चौक 24 रुपए। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, तो आंसर बताओ क्या होगा? या तो 40 रुपए या तो 60 रुपए। इसके अलावा सवाल बनेगा ही नहीं। अगर बनेगा तो 5 और 5 पे बनेगा, क्योंकि 5 और 5 10 होते हैं। बोलो यार, ये मैं इसके टुकड़े कर रहा हूँ। 24 के 4 छंग 24, 3 7 21, 8 दूनी 16, 9 एकम 9 और 5 पंजे 25। सवाल बनेगा किसी वस्तु को 25 रुपए में बेचने पर उतने ही % की हानि होती है जितना वस्तु का विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है। तो आंसर आपका 50 होगा। 50 50 यानी एक ही 50। यही 5 सवाल बनते हैं, इसके अलावा सवाल बनते भी नहीं है, क्योंकि उसका फैक्टर का जो योग है वो 10 होगा, और 10 इन्हीं 5 स्टेट में होगा और किसी में होगा नहीं। मुझे लगता है आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। इन सवाल की प्रैक्टिस आप कीजिएगा, ठीक है। और
जो बात समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरे से शिद्दत से पढ़ने वाले लोग हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक। कुछ बच्चे मुझे पर्टिकुलर मैसेज करके, बात करके, समझा के, फ़ोन करके बताते हैं, सर सारी चीज़ यूट्यूब पर डाल दोगे और टीचर्स भी चोरी कर लेंगे और टीचर्स भी ऐसे पढ़ाने लगे। तो पढ़ाना चाहिए, अच्छी चीज़ पढ़ानी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि मैंने घर बैठ के बनाई ये चीज़ें? मैंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ी होंगी। 2012 में जब दिल्ली में मुखर्जी नगर में मैं पढ़ने गया, तो क्यों गया जी पढ़ने में? क्योंकि मुझे वहाँ पर चीज़ें अच्छी लगी होंगी, वहाँ से मैंने सीखी। सीखने के बाद अगर मैं ये बातें आज आप लोगों को एक छोटे शहर में बता पा रहा हूँ, तो ये तो एक अच्छी बात है ना। अब जिससे जो टीचर ऐसे नहीं पढ़ा रहा, एक्स और वाई मान के पढ़ा रहा। अब देखिए, प्रॉब्लम स्टूडेंट की भी है, स्टूडेंट भी की भी एक फितरत होती है। कुछ स्टूडेंट क्वालिटी चीज़ चाहते हैं किसी भी कीमत पर, कुछ स्टूडेंट पैसा बचाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, चाहे उन्हें अपने दाव पे ज़िंदगी लगानी पड़े। अब बहुत से स्टूडेंट हैं घर से, केवल पता है 50% स्टूडेंट ऐसे हैं कांस्टेबल और दरोगा की तैयारी करने वाले, जो केवल टीचर्स को पैसा देने के लिए आते हैं, आएंगे और पैसा देंगे। अब उन्हें वो पढ़ेंगे नहीं, तुम भगा दो तो वो दूसरे टीचर को देंगे। उन्हें तो पैसा देना है, वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनके गांव के या उनके आसपास के 2 4 5 10 लड़के आ रहे हैं, तो वो भी आने शुरू हो गए, भीड़ चाल में आएंगे। आपके यहाँ नहीं पढ़ेंगे, आप डांट दोगे, वो चले जाएंगे, तो कहीं और पैसा देंगे। तो जो और ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर इन सब चीज़ों वो कभी गए नहीं, आप उनसे पूछ लो। आज जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अपने दिल पे हाथ रख के, अगर अपना करियर, अच्छा करियर बने ना बने बात की बात है, अगर अपने आप को ईमानदारी से तोलना चाहते हो ना भाई साहब, तो आपका पहला सवाल विनम्रता पूर्वक अपने पढ़ाए गए अध्यापक से होना चाहिए कि सर आप मुझे यूपी पुलिस कांस्टेबल या आरपीएफ कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनवाना चाहते हो, उसी की तैयारी करा रहे हो, आप उनके सामने पेपर रख दो, वही पेपर जिसको आप पास करना चाह रहे हो। अगर वो पढ़ाने वाला टीचर खुद पास कर दे तो आप उससे पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, अन्यथा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बता रहा हूँ जिसको आप एक बार में टेस्ट कर सकते हो। वो दिल्ली मुखर्जी नगर खुद ही ना गया पूरे जीवन में, कहीं पढ़ा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट क्या, कौन सा वही एक्स माने जा रहा है, पता नहीं। अभी मैं आपको और भी चैप्टर CISI के आप लोग पता नहीं कहाँ पढ़ रहे हो। एक फॉर्मूला अब तक सलाह आया हो तो बताओ, प्रतिशत में आया कोई फॉर्मूला, लाभ हानि में आया कोई फॉर्मूला, डिस्काउंट में आया कोई फॉर्मूला? पूरे गणित में अगर मैं सल्लीकरण वाला चैप्टर छोड़ दूं जो अलजेब्रा का है, तो पूरे गणित में भाई साहब 20 चैप्टर है ना, तो 20 ही फॉर्मूले बस। और वो भी पता है कौन कौन से? एक चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला है, यही पढ़ना है। तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं। आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया, बाद में लाके उसको टर्मिनेट कर दिया एक छोटी सी ट्रिक पर, और वो ट्रिक कहाँ से आई वो मैंने आपको बता दिया। कंपटीशन का यही मतलब है कि आपको जितनी बकवास चीज़ें वो छोड़नी है, वो प्रैक्टिस से छुटती हैं, और एक ऐसे निचोड़ अमृत पर पहुंच जाना है जैसे समुद्र मंथन के बाद अमृत हुआ, कि बस उसको लगाओ वैल्यू और कर लो। और अगर मेरी पढ़ाई हुई चीज़ों से कुछ टीचर भी सीख के पढ़ाना शुरू करें और कुछ और बच्चे पढ़ाना शुरू करें तो अच्छी बात है। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, अंडे चोरी करने से मुर्गी बांझ नहीं हुआ करती, कल को फिर अंडा देगी। मेरे अंडे चोरी कर लो, मेरे पास और अंडे, बहुत सारे अंडे हैं। तो आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, आप सब लोगों से अनुरोध है कि बेस्ट से बेस्ट पढ़ें। और ये जो चल रहा है ना आजकल, मैं देखता हूँ तो मेरा मन दुखता है। मैं ऐसे बच्चों के नोट्स देखता हूँ तो एक एक सवाल, इतना बड़ा बड़ा सवाल। अब ये सवाल क्या है? 21 रुपये, बच्चा बोला 3 सत्ते के 30 रुपये, 70 रुपये। अभी मैं एक्स मान लो, ऑप्शन रख लो, फलाना कर लो, ढिकना कर लो। मैं देखता हूँ ना बहुत से लोग ऐसे हैं, आप भी सुन के चौंक जाएंगे, आप सुन के चौंक जाएंगे कि ऐसे ऐसे टीचर मार्केट में अवेलेबल हैं कि भाई साहब उन्हें अगर एक कांस्टेबल को 25,000 मिलते ना, वो इस टीचिंग में इसलिए रुके हुए कि वो खुद कांस्टेबल नहीं बन पाए। ऐसे ऐसे अध्यापक हैं, और आप जानते भी होंगे, जिन्होंने कांस्टेबल तक के एग्जाम दिए हैं बच्चों के साथ जाके, और एग्जाम पास नहीं कर पाए, और बच्चे पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए, उन्हें उस कोचिंग में मज़ा चाहिए। उस कोचिंग में कोई टोकने वाला ना हो, रोकने वाला ना हो, मोटरसाइकिलों पे घूमते हैं, फैशन में रहते हैं, बढ़िया करते हैं, बस टीचर ना डांटते। तो वे नकली ज़िंदगी जी रहे हैं। 2-3 साल में उनके जो है वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद उन्हें पता लगेगा असली जीवन क्या है। जिस दिन मेरे प्यारे बच्चों, आप आज जिन दोस्तों के साथ घूमते हो ना रोड पे, मोटरसाइकिलों में, बुलेट पर, जिस दिन आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद, या 2, 4, 5 साल के बाद ही आप उन दोस्तों को अपने घर बुलाते हो, आपके घर आते हैं, और आप उन्हें घर बुलाते समय हीन भावना का अनुभव करते हो कि आप उनका अच्छे से वेलकम नहीं कर पा रहे, आपके पास वो संपत्ति, वो पैसा नहीं है कि उनका अच्छे से वेलकम कर पाए, उस दिन आपको ये जो दिन है ना जिसमें घूमते हो, सबसे बुरे नजर आएंगे।
इसलिए अभी भी सीरियस हो जाओ, अभी भी वक्त है, पढ़ लो। मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके पास लेके आऊँगा। जितना मैं कर सकता हूँ अपनी क्षमताओं के अनुसार वो मैं आपके लिए करूँगा। जो भी बेस्ट कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। मेरी तरफ से चिंतित मत रहो, बस नोट्स बनाते रहो। धीरे धीरे हो सकता है हम चीज़ों को और अच्छे से अपडेट करें। आज मैंने 4 से 5 प्रकार के सवाल आपको कराए। इनके जो बुक्स हैं आपके पास SD यादव, वहाँ से 2-2 4-4 सवाल और लगा लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके बीच में, ठीक है। और एक बच्चे बहुत ही जो पढ़े हुए हैं उनकी डिमांड यही रहती है कि साहब कोई ना कोई शेर जरूर सुनाया करो। तो देखो शायरी नेचुरल चीज़ है जो अंदर से आती है। जब आप मेरे सामने होते थे उस चीज़ को मैं बहुत मिस करता हूँ। जब आप दोबारा से लॉकडाउन ख़त्म होगा, आप लोग उपस्थित रहेंगे, मैं फिर शायरी सुनाऊंगा, फिर आपको बहुत प्यार की बातें बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, अच्छे से हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। लेकिन मैं जाते जाते आपको एक शेर सुना देता हूँ ताकि आपकी डिमांड रहती है। शेर ये है कि मेरी आँखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। बहुत लोगों ने सुना होगा ये शेर। मेरी आँखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। और नाव में बैठकर धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।